हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा और आप लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। अच्छे तैयारी कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, आप सबको देखिएगा और 100% गारंटी है कि अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए 12th के, पहली बात तो ये है कि 12th के लेक्चर अपलोड हो जाएं सारे, ये भी बहुत बड़ी बात है सारे चैप्टर्स के। लेकिन अगर आपने देख लिए तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे अगर आप लगातार बने रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो भाई मैं आपके लिए सारा कंटेंट तो लेकर आ ही रहा हूँ, लेकिन उसमें तेज़ाई आ जाएगी और अच्छे से और जल्दी जल्दी कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज नहीं है हाल ही में, जबकि क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं लेजीनेस आ रही है कि यार चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए तो थोड़ा वर्क करने में स्पीड आ जाएगी। दुआ कीजिएगा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले 17 लेक्चर्स मतलब 17 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो, लेक्चर बहुत कम टाइम के होते हैं, आधा घंटा 30 मिनट बात एक ही है, 35 मिनट 45 मिनट, 1 घंटे के ऊपर नहीं निकला कोई से भी लेक्चर। लेकिन हो सकता है कि ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे। जो भी लेक्चर आज आप पढ़ोगे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो कॉपी पेन ले लेना, साथ साथ लिखते चले जाना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। एक दूसरी बात और, अगर आपसे पूछा जाए कि यार इसमें से कितना बोर्ड में आ सकता है, तो मैं कहूंगा भाई मुश्किल से आपको 2 नंबर यहां से मिल सकते हैं, मुश्किल से, जरूरी नहीं है यहां से आए, लेकिन इसकी मदद से आप और जगह महारत हासिल कर सकते हैं, और जगह अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ठीक होने के लिए पढ़िएगा, बस दिमाग खोलिएगा, बिल्कुल कॉपी पेन लीजिएगा और पढ़ना शुरू कीजिएगा। आज के जो टॉपिक्स हैं वो इतने सारे हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं और उसका पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक भी एक्चुअल में इसके टाइप्स होते हैं, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। फिर हम ये भी देखेंगे कि उन पोलर और नॉन पोलर का पोलराइजेशन कैसा होगा। जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसका हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। और फिर साथ में देखेंगे कि रिड्यूस फील्ड कितना निकल कर आएगा। अगर आपके पास एसएल अरोड़ा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है एक रेफरेंस बुक है जिसका नाम है एसएल अरोड़ा, वहां से लिया गया है। तो आपके पास अगर एसएल अरोड़ा है तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डिट्टो टॉपिक्स जो है वहीं से कॉपी किए गए, वहीं से लिए गए। अब सिलेबस तो सेम है, आप कोई सी बुक उठा लो, लेकिन रेफरेंस के तौर पर अगर आप भाई अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप एसएल पढ़ो। एसएल के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी, और एडवांस में भी कुछ है, तो भाई आप उसको पिक करें, ठीक है। तो अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है, तो उसी के ही टॉपिक्स लिए गए हैं ऑर्डर वाइज। ये पढ़ने के बाद आप पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में जानेंगे कि होता क्या पोलराइजेशन डेंसिटी। फिर आप इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लिया तो मसला खराब हो जाएगा। देखो, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में के सिलेबस में ही नहीं होंगे, लेकिन जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या, तो भाई वो लोग भी इसको देख रहे हैं, तो भाई उनका भी कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। और आप लोग भी समझ लो, ध्यान से देख लो, क्योंकि आप लोग भी अब नीट की तैयारी करोगे या फिर आईआईटी की तैयारी करोगे, तो आपके जो टॉपिक्स मिस हो रहे हों तो उनको फिलहाल बोर्ड के लिए मिस कर सकते हैं, लेकिन भाई आपको फिर दोबारा ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपको फिर से वो टॉपिक रिवाइज करने पड़ेंगे। तो मैंने सारे टॉपिक, मैं तो पूरा जो आपका है सब कुछ पढ़ा रहा हूँ एसएल के अंदर। जो आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल मतलब बाहर का ही है, उसको तो नहीं, लेकिन जो आपका नीट में आईआईटी में पूछा जाएगा तो भाई वहां तक का तो सारा का सारा कंप्लीट होता जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, और रिलेशन देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। और अगला होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक उठा लेते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या उठा लेते हैं भाई? डाइलेक्ट्रिक। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा है डाइलेक्ट्रिक। बात है बहुत सारी बोलूंगा, लिखूंगा कम, लिखना नहीं है, बोलना ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली ये इंसुलेटर होते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करनी मुझे, पॉइंट टू पॉइंट करना है। ये इंसुलेटर होते हैं, और आपको पता है इंसुलेटर कौन से होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो फ्री कंडीशन में नहीं होते। तो इसका मतलब यहां पर जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो कैसे होंगे? बाउंड कंडीशन में होंगे। तो लिख देंगे आप
चार्ज कैरियर्स इन बाउंड कंडीशन। बाउंड कंडीशन, देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब समझें आप, ये सब समझें आप, नहीं पूछा जाएगा आपसे कहीं भी, लेकिन समझें। इंसुलेटर होते हैं डाइलेक्ट्रिक, बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, चार्ज कैरियर्स इन बाउंड कंडीशन में पाए जाते हैं। चार्ज कैरियर्स फ्री स्टेट में नहीं होते, बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। ये वाली बात आपने समझ ली। इसके एक और पॉइंट है कि ये अपने अंदर से किसी भी तरह के चार्ज का फ्लो नहीं होने देता। कैसे होने देगा, जब इसके पास चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो कैसे चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने देगा। इसके पास खुद के पास बाउंडेड कंडीशन में है, तो ये चार्ज कैरियर्स को अपने अंदर से तो फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन कुछ और कर सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, आपसे अगर मैं कहूं कि भाई एक तार है, एक वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, उस पर लकड़ी का डंडा रख दो सूखा, तो क्या उस लकड़ी के डंडे के अंदर करंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। गाँवों में आप देखोगे डंडे से ही तार को जोड़ते रहते हैं, तो क्या करंट आता? नहीं आता, क्योंकि करंट जो है डंडे के अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि डंडे के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। अगर ये कहूँ क्या डंडे के पास चार्ज कैरियर्स हैं, तो चार्ज कैरियर्स तो हैं लेकिन फ्री स्टेट में नहीं है, ये वाली बात। तो एक तो ये है कि चार्ज कैरियर्स बाउंडेड कंडीशन में है। दूसरी बात ये है कि चार्ज कैरियर्स जो है एक्चुअल में चार्ज फ्लो इसके अंदर से तो करके नहीं जाएगा, तो चार्ज डज नॉट फ्लो, ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं। चार्ज डजंट फ्लो, चार्ज फ्लो करके नहीं जाता। अब जब चार्ज फ्लो करके नहीं जाएगा तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से ये पोलराइज हो जाता है, और जब पोलराइज हो गया तो इसके इंटरनली इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाकी चार्ज कैरियर्स को, देखो जो चार्ज कैरियर्स आने वाले भी थे या चाह रहे थे आना, तो उनको भी नहीं आने देता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से ये इंड्यूस हो जाता। तो उस बात को आप ना लिख करके आप समझिएगा धीरे धीरे कि कैसा होगा वो घटना भी आगे बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल आपने डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझ लिया। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, और इंसुलेटर के बारे में आपको बहुत कुछ पता। एग्जाम्पल भी इसके आपको पता है, क्या क्या है इसके एग्जाम्पल आपके पास वुड है, प्लास्टिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो ये वाली बात आपने समझी। डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं ये आपने अच्छे समझ लिया। अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के पाए जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कितनी तरह के पाए जाते हैं? दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पाए जाते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। इसका मतलब क्या है बता देता हूं आपको। आपसे अगर मैं ये कहूं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो जवाब बहुत सारे बच्चों का ये होगा बिल्कुल पढ़ रखी है। तो आपने क्या बॉन्ड के बारे में जाना? बिल्कुल आपने जान रखा होगा। तो बॉन्ड भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन दो तरह के बॉन्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है दो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होता, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता, जबकि पहला वाला बॉन्ड जिसको मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया, आयनिक बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता। तो गाइस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिनको आयनिक बॉन्ड कहा गया उनके बारे में जानते हैं आप, और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले भी मटेरियल जो होते हैं ना, वो दो तरह के पाए जा सकते हैं। एक तो वो जो दो अलग अलग एलिमेंटों से मिलकर बने हुए होते हैं, और एक वो जो एक ही तरह के एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं। मेरी बात का मतलब क्या? मेरी बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि HCl क्या है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं कहूँगा शाबाश। फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि ये H2 जो है जिसको आप H सिंगल बॉन्ड H दिखाते हो, ये कौन सा बॉन्ड है? तो ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ऊपर वाला ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बात समझ में आ चुकी है कि कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, इसमें एक जैसे एलिमेंट है। तो दो अलग अलग एलिमेंटों के बीच में जो बॉन्ड है बना हुआ है यहाँ पर फिलहाल, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी हेल्प ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जो पढ़ाई करोगे आगामी उसके अंदर। तो भाई ये वाली बात समझें।
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। फर्क क्या है? फर्क अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्क ये समझ में आ जाएगा कि ये समझ में आ जाएगा साथ में कि भाई ये पोलर किसको बोलते हैं और नॉन पोलर किसको बोलते हैं। पोलर का तो मतलब आप समझते हो जिसके पोल्स होते हैं, तो पोल्स तो यहाँ प्लस माइनस की बात चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो पोलर वो होता है जिसके पास पोल्स होते हैं, तो पोल्स यहाँ पर हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये है। नॉन पोलर वो होता है जिसके पास प्लस माइनस वाले पोल नहीं होते, लाइक दिस। ये हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम किस पोल कहोगे आप? किसी को भी वो, अगर उसको पोल कहोगे तो फिर ये क्या है? पोल वो होते हैं अलग अलग चार्ज कैरियर्स रखने वाले, फिर अलग अलग चार्ज वाले, एक प्लस का और एक माइनस का, वो पोल होते हैं। तो भाई ये पोलर हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, दोनों ही इंसुलेटर हैं। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी और केमिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये पोलर क्यों बना। अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा? क्लोरीन की। जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ को शिफ्टेड होगा? थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ को होगा। एक अलग कलर से दिखा देता हूँ। जब क्लोरीन की तरफ को शिफ्टेड होगा तो ऐसा लगेगा कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पार्शियली खींच दिया, तो इसके पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पर। तो देखो पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, तो ये पोलर हो गया। ये कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया? ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो पोलर, पहला पॉइंट यही है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको कहेंगे हम? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होगा जिसके पास दो अलग अलग नेचर के पोल्स होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ये देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं। दूसरा अगर आप पॉइंट समझेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा लोकलाइज, डीलोकलाइज रहता है। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन रहता। ये सेपरेशन हुआ ना? यस। एक बार फिर से, पोलर डाइलेक्ट्रिक उनको कहा जाता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, फिर चार्ज जो होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव ही आया है, जो चार्ज होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो तो वो पोलर है। इट मीन्स इसके पास पोल होंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? इसकी पहली प्रॉपर्टी तो आप ये लिख दो, इट हैज पोल्स। इसके पास पोल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें अगर लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, देसी लैंग्वेज लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज separated by some distance. सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, किसके साथ? विद सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज। क्या आपने ये वाली बात समझ ली? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें आप ये देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज ये है, निगेटिव चार्ज ये है, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में मैंने यही लिख रखा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विद सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज। तो आपको आई होप ये समझ में आ चुका है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक ये होते हैं। अब आपने एक चीज और सीख रखी है मुझसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, क्या? डायपोल मोमेंट। तो भाई जरा एक बात बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को डायपोल मोमेंट होता है जिसको आप पी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास पहले से ही एक डायपोल मोमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आपके पास, आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे? इट हैज डायपोल मोमेंट, या फिर नेट डायपोल मोमेंट की भी आप बात कर सकते हो। इट हैज नेट डायपोल मोमेंट। इसके पास एक नेट डायपोल मोमेंट है। नेट क्यों बोला मैंने? नेट क्यों बोला? इसलिए बोला
कि यहां तो आपको सिर्फ एक ही डायपोल दिखाई दिया, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को एक ही डायपोल दिखाई देगा, डायपोल मोमेंट ये है। लेकिन अगर आपके पास वाटर हो तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर इसको आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन यहाँ होता है और हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन होगा ये। तो अब मुझे एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट किधर से किधर को होगा, निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को मतलब ये, तो ये आया P1। सिमिलरली ये भी तो उतना ही होगा P1। तो दो डायपोल मोमेंट हैं तो इनका तो नेट देखोगे तो नेट जो आएगा वो कहीं इधर को आएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जो हुआ वो हुआ इस तरफ को। तो यहां पर जो मैंने लिखा है इट हैज नेट डायपोल मोमेंट, तो वो नेट जो वर्ड आया वो यहां से आया कि डायपोल मोमेंट जो होगा वो नेट डायपोल मोमेंट इसके पास पहले से ही कुछ होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास। पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास अपना खुद का एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है भाई, क्या आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में सब कुछ समझ लिया? मेरी उम्मीद तो यही है कि भाई सब कुछ समझ लिया होगा जो कुछ बताया। अब इसके बाद देख लेते हैं ये वाला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि HCl, HBr, HI, H2O एटसेट्रा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। किसकी? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये क्या होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे कि आपने पोलर सीखा वैसा ही नॉन पोलर है। पोलर के अंदर ये थे कि पोल्स थे, नॉन पोलर के अंदर पोल्स नहीं होंगे। जब पोल्स नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास H2 है तो इसमें एक हाइड्रोजन ही आ गया, एक हाइड्रोजन ही आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल बीच में दिखाई देगा ना देगा बीच में। जब बीच में दिखाई देगा तो किसी भी हाइड्रोजन एटम के पास नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा और ना ही किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आए नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। बट यहाँ तो हाइड्रोजन एटम ये भी है और हाइड्रोजन एटम ये भी है, तो सिमिलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हो रही होगी कोई दूसरा एटम नहीं खींच पाएगा, ना तो ये खींच पाएगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को, ना वो खींच पाएगा। खींचना और देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो खींच लेता है अपनी तरफ को, और जिसकी कम होती है वो खिंचवा देता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, तो क्या कोई हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो यहां पर जो है सेम स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। ऐसा होने की वजह से किसी के ऊपर ना तो पॉजिटिव आएगा और ना ही निगेटिव आएगा। जब ना ही पॉजिटिव आया ना ही निगेटिव आया तो ये कैसा बना? ये तो है तो आपके पास सामने डाइलेक्ट्रिक, लेकिन किस तरह का डाइलेक्ट्रिक है? ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर का क्या यही एग्जाम्पल है? नहीं यार, बहुत सारे एग्जाम्पल है। N2 है, O2 है, कोई से भी ले लो। नाइट्रोजन का बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऑक्सीजन का बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सारे के सारे सिमिलर एटम जो होते हैं ना उनके बीच में भाई यही बनता। तो आपके पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की पहली विशेषता क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली यही प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of mass of negative charge। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हाइड्रोजन थे तो सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव है ना, जहाँ सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव चार्ज का होगा वही सेंटर ऑफ मास जो होगा निगेटिव का होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सेपरेशन नहीं होगा। अगर सेपरेशन होता तो वहां पर डाइपोल बन जाता, लेकिन सेपरेशन नहीं होगा तभी तो भाई नॉन पोलर हुआ। ठीक है भाई, ये वाली बात आपने समझ ली। अब इसमें क्या होते हैं? दे
डू नॉट हैव पोल्स, इनके पास पोल्स नहीं होते। जब पोल नहीं है तो डायपोल मोमेंट होगा क्या? नहीं होगा। डायपोल मोमेंट तो तब होता है जब निगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। तो जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो भाई इनके पास किसी तरह कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। दे डज नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट। अभी जो बात चल रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल की बात चल रही है, किसी को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा। ठीक है भाई, तो आपके सामने ये इसके एग्जाम्पल है, समझ में आ गए होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ तक आपने गाइस कवर कर लिया कि डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक आपने समझ लिया। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक के टाइप कितने, दो तरह के, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसी के अंदर आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब किसका पोलराइजेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक का और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कोई टफ नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग तो बड़ी शांति से समझ रहे हैं ना, तो इसको भी देख लेते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन कब पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन तब देखेंगे हम जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल तो हम बात कर चुके हैं सब कुछ, अब बात आएगी एक्सटर्नल में रखने की। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर चुका हूं, इधर बनाऊंगा विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर बनाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां लिख देता हूं विदाउट, विदाउट ना दिखा करके मैं ये कह दूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा हूं, तब मैं इसको देखना चाह रहा हूं कैसा है। तो ये मुझे किस तरह का दिखाई देगा, मुझे पता है, बात कर रहा हूं पोलर की, तो पहली बात इनके पास पोल्स होंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरह से होंगे आराम से, जितने भी मेरे पास प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ इस तरह से होगा। जो डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास वो कुछ इस तरह से होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा या नहीं होगा। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी जीरो कर रखा है मैंने, एक आधा और बना कर दिखा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसे उठा के लेकर आया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो यहां पर जो है वो E जीरो है, लेकिन यहां पर अब E जो है वो जीरो नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लो हिंदी में लिख दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ है, कुछ भी हो सकता है, वो यहां पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सामने है, तब इसके हालात कैसे होंगे, क्या होगा, किस तरह से इसका पोलराइजेशन होगा। तो आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करता। लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर को है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप ई नोट कह रहे हो, उसकी डायरेक्शन इधर को है। तो होगा ये, जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता और निगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट जाने की कोशिश करता। तो होगा ये कि ये जो मेरे पास यहाँ पर रैंडमनेस दिखाई दे रही थी डायपोल के अंदर, पोलर डायपोल के अंदर, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मुझे रैंडमनेस दिखाई दे रही थी, अब वो कुछ रीअरेंज हो जाएगी, रीओरिएंटेड हो जाएगी। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, इट मींस ऐसा आ जाएगा, और निगेटिव यहां ऐसे ही दिखाई देगा। ये पॉजिटिव इस तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो ये निगेटिव ऐसे रहेगा, ये थोड़ा कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये कुछ इस तरह से था तो ये कुछ अब इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव इधर को आ जाएगा, निगेटिव इधर को आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से था तो ये इस तरह से ही रहेगा, पॉजिटिव इस तरफ, निगेटिव इस तरफ। ये नीचे वाला जो था वो इधर था पॉजिटिव, तो लेकिन अब पॉजिटिव इधर को आ जाएगा, निगेटिव यहाँ को, और इसका पॉजिटिव ऐसे रहेगा, निगेटिव ऐसे ही रहेगा। क्या आपने मेरी बात समझ ली? पॉजिटिव जो पोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को आ गए, मतलब इस तरफ को आ गए सारे के सारे, और निगेटिव इस तरफ को हो गया। तो ये होता है पोलराइजेशन,
ये पोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोलों से कहा कि अब तुम जो है किसी एक डायरेक्शन में हो जाओ। तो देखो डायपोल मोमेंट जो है सबके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो किस तरफ हो जाते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या ये आपने मेरी बात समझ ली? बिल्कुल समझ ली होगी। तो ये है आपके सामने पोलराइजेशन। अब इसका पोलराइजेशन हो चुका है, ठीक है भाई। अब मैं इसको जरा हटा देता हूं। हटाने के बाद अब क्या आता है? अब आता है पोलराइजेशन दूसरा, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर, मजा तो इसमें आएगा, डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या किस्सा? अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो पहले से ही इसके पास पोल्स नहीं थे। इसका जो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास था निगेटिव के साथ कोइंसाइड कर रहा था। तो जरा हम देख लेते हैं सेपरेशन लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ बात कर लेते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ये तब की कहानी होगी। यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो नहीं होगा, तब की कहानी होगी। इट मीन्स यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो बेसिक बातें हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और चूंटी काट रही है यार। चलो भाई बना कर दिखा देते हैं। आपको पता है सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करेगा, तो कुछ इस तरह से होगा। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास, यही तो होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव वाला डीलोकलाइज होने की कोशिश करेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा तो ये डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होकर के थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डीलोकलाइज हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? इस तरफ को है। तो ये डीलोकलाइज हो चुके हैं, प्लस वाले इस तरफ, माइनस वाले इस तरफ, प्लस वाले इस तरफ, माइनस वाले इस तरफ, और इसका प्लस वाले इस तरफ, माइनस वाले इस तरफ। समझ गए? ये डीलोकलाइज हो गए। तो ये पोलराइजेशन हो गया। ये किसके अंदर पोलराइजेशन हुआ है? ये हुआ है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोलराइज हो चुका। पॉजिटिव वाला इधर को, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएंगे। अब वो चाहे थोड़ा सा ही डीलोकलाइज हो, लेकिन होंगे तो जरूर। तो उसको आप इस तरह से दिखाओगे। तो ये पोलराइजेशन हो चुका है। ये पोलराइजेशन किसका है? ये है आपके सामने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो क्या आपको इसमें कुछ टफ लगा? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी हाल में आपको ये टफ लगा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसमें एक चीज और नोट करके सिखा देता हूं आपको कि वो क्या है, कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मेरे पास कंडक्टर है, ये बड़ी काम की बात है, और ये मेरे पास इंसुलेटर है। जरा इसको भी समझाएं। इंसुलेटर मतलब आपके पास क्या है? एक तरह का डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर एक ही होते हैं, कमेंट करके मत पूछना बार बार। जरा बात समझे मेरी। कंडक्टर, मैंने कंडक्टर भी लिया और इस कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये मेरे पास कंडक्टर है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और ये मेरे पास इंसुलेटर है, मैंने इंसुलेटर को भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नोट वो कुछ इस तरफ को है, यहाँ पर, यहाँ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट कुछ इस तरफ दिखा दो। तो होता क्या है? होता ये है कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, और ये मेरे पास नेगेटिव साइड है। अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, क्या कहा मैंने? ये कि अगर ये मेरे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इंडक्शन बराबर का होता है इंडक्शन। कैसे होगा? जितना चार्ज इसके पास है उतना चार्ज नेगेटिव यहाँ भी आ जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ है उतना चार्ज पॉजिटिव यहाँ भी आ जाएगा। बाय इंडक्शन यही तो होता है। तो इसलिए जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर नेट फील्ड जो आती है वो जीरो आती है। जीरो क्यों आती है? क्योंकि भाई उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगर ये प्लस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस का क्यू हो जाएगा, और ये प्लस का क्यू ये है, और ये माइनस का क्यू। लेकिन
यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि जो नेट, गाइस कैमरा रुक गया था, प्रॉब्लम रहती है यार। तो आपने कंडक्टर के अंदर समझ लिया, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर की, तो भाई इंसुलेटर के साथ क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगी हुई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाली बनाता हूँ जो यहाँ पर बनाई है, ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है। तो होता क्या है, इंसुलेटर के केस में जो इंड्यूस चार्ज होता है वो थोड़ा कम होता है, और यहां पर कुछ इस तरह से जो इंड्यूस चार्ज है वो कम होता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, ओ सॉरी इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के जो फेसेस हैं, आउटर फेस, इस पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ईपी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है ई नोट। तो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ को, और इसके खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई कुछ इस तरफ को। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप देखें कि भाई ई नोट तो ये है और इसके अंदर ईपी ये जनरेट हुआ है, तो ईपी ये है और ई नोट ही है। तो ई नोट में से ईपी निकालोगे तो नेट इधर को निकल कर आएगा, क्योंकि ई नोट ज़्यादा है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ई नोट में से ईपी को माइनस कर दो, तो ये बचेगा नेट, जिसको आप ई कहोगे। तो ये किसके अंदर है, ये आता है डायपोल डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होता है, समझ रहे हो आप। इसके अंदर जीरो इसलिए आया था क्योंकि ई नोट और ई पी इसके अंदर बराबर थे, जिसकी वजह से जीरो आ गया। खैर ये मेरा बताना मकसद था, मैंने बता दिया। यहाँ पर आप सीख रहे थे कुछ पोलराइजेशन, तो भाई ये डीलोकलाइज्ड हो गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा आप ये देखें, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को डायपोल मोमेंट P1 कुछ इस तरफ को आ गया, इसका P2 कुछ इस तरफ को आ गया। तो ये डायपोल मोमेंट आ चुके हैं। अगर मैं पूरे मटेरियल की बात करूंगा तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ को निकल कर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। तो आप ये देखें कि शुरुआत में तो इसके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर के पास भी एक नेट डायपोल मोमेंट है। तो यहां पर कहूंगा नेट डायपोल मोमेंट, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, है नेट डायपोल मोमेंट है इसके पास। किसके पास, नॉन पोलर के पास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और आप बात करोगे भाई पोलर के पास, तो पोलर के पास भी नेट डायपोल मोमेंट है। देखो है नहीं है, P1 P2 P3, तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ को निकल कर आ जाएगा इसका भी। तो नेट डायपोल मोमेंट है, तो इसके पास भी नेट डायपोल मोमेंट होगा। यहां पर देखो नेट डायपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट की बात करोगे तो जीरो होगा। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास नेट डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ को है नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो फॉर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नेट डायपोल मोमेंट in an external electric field. ठीक है भाई, for both polar and non-polar dielectric have net dipole moment in an external electric field. अब उस net dipole moment की डायरेक्शन क्या होगी, and its direction is in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. जो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो किसके डायरेक्शन में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. मैं ये एक नंबर में पूछ सकता, तो आना चाहिए आप लोगों से. अच्छा, यहाँ से एक बात सीखने के लिए ये मिल रही है, कि इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम पोलराइजेशन के बारे में समझेंगे। तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बताओ क्या होता है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा विचार करो। बताओ क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? बताओ क्या होता है? बताओ। अरे यही तो सिखा रखा। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड polar and non-polar dielectric have net dipole moment in the direction of electric field. That is called polarization of dielectric। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर और नॉन पोलर दोनों डाइलेक्ट्रिक के पास नेट डाइपोल मोमेंट आ चुका है, मतलब ये पोलराइजेशन आ चुका है। उसी को तो आप कह रहे हो कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गया। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सिंपल सा, जिसको आप पी वेक्टर के थ्रू दिखाते हो। इसमें एक चीज और है, क्या है? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप पोलराइजेशन देख रहे हो ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देख रहे हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ, कितने डाइपोल मोमेंट आए। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में आपको ध्यान रखना। एक बात और, इसका अगर मैग्नीट्यूड बात करो, इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो देता है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या देता है? पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ रखा, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो मैग्नीट्यूड है लिखोगा आप, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन गिव्स पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी मिलेगी आपको अगर मैं देख लूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड, अच्छा तो वो देगा पोलराइजेशन डेंसिटी। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पर यूनिट छोड़, पर यूनिट तो नहीं, मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा, लेकिन आपको बताया ना कि यहाँ जो वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही है। किसकी? पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ है। बस दो छोटी छोटी बातें थी, इनको आपने समझ लिया। तो चलो अब देखते हैं फटाफट, शुरुआत में हमारे पास क्या क्या था, हमें क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़ चुके हैं। आपने डाइलेक्ट्रिक पढ़ना था, डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया, पोलर और नॉन पोलर दोनों पढ़ लिए। पोलराइजेशन देख लिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक का और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अब इसमें बचा है रिड्यूस फील्ड। तो रिड्यूस फील्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिड्यूस फील्ड की। अब देखो रिड्यूस फील्ड कैसे निकालते हैं, बड़ा अच्छा सा है। रिड्यूस्ड फील्ड की अगर बात करें कैसे निकलेगा, इंटरेस्टिंग है। रिड्यूस फील्ड का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब है रियल में, आप लेके चल रहे हो कि आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर ले लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने अब एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया।
ठीक है भाई, आपने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि ये पोलर है नॉन पोलर, आपने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो होगा ये कि इंडक्शन की वजह से इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। लेकिन सवाल ये वाला बना रहेगा फिर भी, सवाल ये वाला बना रहेगा फिर भी कि इंसुलेटर जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हो, इसके पास जो यहाँ पर चार्ज आएगा इंड्यूस चार्ज, वो इससे तो बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि ये इंसुलेटर है। हाँ, अगर ये कंडक्टर होता तो जितना चार्ज ये था उतना चार्ज इस पर डेवलप हो जाता, लेकिन भाई ये इंसुलेटर है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कह रहे हो, तो जितना चार्ज इसके पास है उतना चार्ज तो इधर को नहीं आएगा, इंडक्शन की वजह से कम आएगा। तो मैं उसको बना के दिखा देता हूँ कि बाई इंडक्शन जो चार्ज आया वो कुछ इतना सा आया, ये चार्ज है, तो जितना नेगेटिव इधर आया उतना ही पॉजिटिव आप यहाँ लोगे। ठीक है, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो चुकी है, चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर कुछ इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को आ चुकी है। तो आप ऐसे ही मान लें कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये ईपी आ गई और ये ई नोट आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे तो नेट जो आएगा वो इधर को आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी जिसको आप ई कहोगे वो इधर को आएगी, और ये ई जो होगी वो ई नोट में से ई पी माइनस करने के बाद आएगी। जाहिर सी बात है ई नोट इधर को लग रही थी, इंटरनली थोड़ी सी इस तरफ को लग रही है, तो पूरे में से जब इंटरनली माइनस करोगे तो नेट इधर को आ जाएगी। तो ये किसके अंदर है, ये नेट फील्ड जो है ये डाइपोल के अंदर है। ये वाली बात हालांकि मैंने पीछे बता दी थी लेकिन फिर से रिकॉल कर दी। तो नेट फील्ड जो आई है वो आई है डाइपोल के अंदर। क्या आपने मेरी बात समझ ली? आई होप ये आपने मेरी बात समझ ली। सॉरी, डाइपोल मत कहो, इसको डाइलेक्ट्रिक कहो, क्योंकि यहाँ पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह से आ सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड ये आ चुकी है। अब ये फील्ड क्यों आई, जरा आप इसको और जूम करके देखेंगे तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है, कितना, 1 2 3 4 5, 3 4 5, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, होगा ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डीलोकलाइज इस तरह से हुए होंगे। तेरा ध्यान दो, वो डीलोकलाइज कुछ इस तरह से हुए होंगे, और आगे वाले मॉलिक्यूल्स भी डीलोकलाइज्ड हुए होंगे। चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुकी है तो डीलोकलाइज्ड होंगे। तो जरा इनको बना कर देख लेते हैं। ये प्लस वाला ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को सुनिएगा। सुनना ये है, जरा मुझे एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज के थ्रू वैनिश हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जो है ना ये वैनिश हो जाएंगे। ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाला निगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट होकर के ये कुछ नहीं बचेगा। ये चार्ज जो है, इंटरनल चार्ज जो है वो सारा का सारा वैनिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इंटरनल चार्ज तो कुछ नहीं बचा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई इंटरनल चार्ज नहीं बचा। लेकिन होगा क्या, ये वाले चार्ज फिर भी होल्ड रहेंगे। ये होल्ड क्यों रह रहे हैं, क्योंकि इनके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन चार्जों को रोके हुए है। वरना ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये भी वैनिश हो जाते हैं, लेकिन ये वैनिश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो होल्ड किए हुए हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो आया इस पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से, तो ये होल्ड किए हुए हैं इन दोनों चार्जों को, लेकिन जो अंदर का नेट चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी बचेगी, जिसको आपने ईपी कहा था, इधर से इधर की तरफ को। तो आई होप उसको समझाना चाह रहा था मैं, समझ गए होगे ईपी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस फील्ड की बात कर लेते हैं। मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इसके पास जो रिड्यूस फील्ड आया वो कितना आया, वो ई आया। ये ई जो है ये रिड्यूस फील्ड है, बचा हुआ फील्ड। तो ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे रिड्यूस फील्ड जिसको आप ई कहते हो, तो ये ई है क्या, ओरिजिनल में से मैंने ईपी को माइनस किया था। ईपी क्या था, जो इंटरनली आया था। ठीक है भाई, बस आपको अब एक चीज़ और करनी है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको आप के बोलते हो, वो के रेशियो होता है।
किसका होता है, ओरिजिनल फील्ड कितनी थी और रिड्यूस फील्ड कितनी है, इसका रेशो, किसका रेशो, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का और रिड्यूस फील्ड का, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ई नोट को आप ई नोट ही रहने दो, ई को आप कह सकते हो कि ई नोट माइनस ई पी। तो आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इसको एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका रिड्यूस फील्ड के साथ अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक की अपनी परमिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, परमिटिविटी, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, जिसको आप कहते हो ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी। क्या आपने मेरी बात समझ ली, बिल्कुल समझ ली। तो ये आपके सामने के निकल कर आ चुका है। तो रिड्यूस फील्ड निकाल लिया आपने यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए कोई डाउट, क्योंकि मैंने इस तरह से समझाया ही नहीं है कि आपको डाउट आए। तो पहले पेज पे चलते हैं जल्दी से फटाफट। हमने ये वाली बात भी अब समझ ली कि रिड्यूस फील्ड होता क्या है और कैसे निकल कर आया। अब बात आ जाती है कुछ नए टॉपिकों के ऊपर। टॉपिक ये है कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जल्दी से, हालांकि आप लोगों ने कवर किया है पोलराइजेशन डेंसिटी, देखो यहाँ कवर किया आपने पोलराइजेशन डेंसिटी, कहीं ना कहीं यहाँ था, देखो ये है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या आपने पढ़ लिया पोलराइजेशन डेंसिटी? बिल्कुल पढ़ लिया। जरा इसका थोड़ा फॉर्मूला टाइप देखेंगे आप, पोलराइजेशन डेंसिटी, तो इसको हम देख लेते हैं। हालांकि मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ये कहा था जो हमारे पास डायपोल मोमेंट आता है, डायपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डायपोल मोमेंट आता है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वही तो आपका क्या कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख सकता था पोलराइजेशन डेंसिटी, ये वाली बात लिख सकता था, लेकिन मैंने उस टाइम सिर्फ बात को मैंने थ्योरेटिकल ही रहने दिया। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता, यहाँ लिख देता पोलराइजेशन, और यहाँ लिख देते वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है, बिल्कुल होता। अब इस वाली बात को आप यहाँ तमीज़ के साथ देखोगे, यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सप्लोर करके देखोगे, हमारे पास क्या था, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये तो है किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो ये घटना हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी साहब, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये घटना हो रही है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, अगर मैं ये कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड आता है इंड्यूस फील्ड, तो इंड्यूस फील्ड जो आता है वो इस वजह से आता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा इसको याद रख लेना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा तो मुझे बता दें, पढ़ रखा होगा। और आपने एक चीज़ और पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता, सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता। थोड़ा इसके बारे में विचार कर लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि E जो होता है वो क्या है, E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको आप ऐसे रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बाद में कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। जल्दी से पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होती है, सिग्मा होती है। तो आप कहोगे सिग्मा पी। सिग्मा पी क्यों कहा, क्योंकि आप बात कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक पर जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी उसको सिग्मा पी कहोगे, पी का मतलब डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो। तो ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज किसका चाहिए आपको, ये भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, और एरिया आपको किसका चाहिए, ये तो आपको ऐसे ही रहने देना, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया का मतलब तो आप समझते हो कितने एरिया में ये चीज़ काम कर रही है। अब बात यहाँ पर किस चीज़ की आ रही है, बात आ रही है डायपोल मोमेंट की, किसकी, डायपोल मोमेंट की। और उसकी आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए आपको, डेंसिटी। बहुत देर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, थक गए होंगे आप लोग भी। चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी लिख देते हैं जल्दी से फटाफट। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसको आप कहते हो पोलराइजेशन जिसको आप P कहते हो,
और यहां को लिखोगा वॉल्यूम। ऊपर पोलराइजेशन आ चुका है और नीचे क्या आ चुका है, वॉल्यूम। पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन किससे निकल कर आया था, ये आया था डायपोल मोमेंट से। पोलराइजेशन किससे निकल कर आया था, नेट डायपोल मोमेंट से। तो ये है आपके सामने नेट डायपोल मोमेंट, हालांकि मैं यहां दिखा भी रहा हूं पी के थ्रू, अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है कि आप डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हो। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते, चार्ज और वो दोनों चार्ज के बीच में जो गैप आया है, क्योंकि डीलोकलाइज हुए थे, चाहे आपके पास पोलर हो चाहे आपके पास नॉन पोलर, डीलोकलाइजेशन आया था चार्जेस का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज और वो जो सेपरेशन आया उसकी मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके पास क्या कहलाता है, डायपोल। क्योंकि डायपोल को आपको पता है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये तो था डायपोल मोमेंट। तो चार्ज आपको पता है कितना है, लेट अस सपोज QP, और सेपरेशन कितना आया है, वो आया है D का। ठीक है, तो ये आपके पास नेट डायपोल मोमेंट आ चुका है, जिसको आप पोलराइजेशन कह रहे हो। वॉल्यूम क्या होता, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू सेपरेशन। अगर आपके पास एरिया है और साथ में आपके पास एरिया A है और ये सेपरेशन है, तो एरिया की सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ये आपके सामने चल रही है पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। D से D कटा। अब देखो QP अपॉन A, QP अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चूंकि बात चल रही है आपके पास डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक के पास जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो हुआ QP, और A उसका एरिया हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा P। इसको आप कैपिटल Q कर लोगे तो बेहतर होगा, सिग्मा P। तो आपके पास जो पोलराइजेशन डेंसिटी आया, पोलराइजेशन डेंसिटी जो निकल कर आया, पोलराइजेशन डेंसिटी कुछ और नहीं है, अल्टीमेटली सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है। देखो मैं आपको बताऊं, पोलराइजेशन डेंसिटी कुछ नहीं निकल कर आया, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी एक डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो आई, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो फेसेस हैं उनके ऊपर सरफेस भी और चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वही उनकी पोलराइजेशन डेंसिटी कहलाएगी। समझ गए, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन का मतलब है नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डायपोल मोमेंट आपने निकाला चार्ज इंटू सेपरेशन, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कट गया, QP अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया। तो जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज आया है उसको उसके एरिया के साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाता है सिग्मा P, जिसको आप बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये पता लगा कि पोलराइजेशन डेंसिटी कुछ और नहीं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है। तो ये वाली बात भी आपने कवर कर दी थी। जल्दी से पेज नंबर 1 पे चलेंगे और जानेंगे कि और क्या बचा हुआ है पढ़ने के लिए। पोलराइजेशन डेंसिटी का भी आपने फॉर्मूला देख लिया। अब आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की थोड़ी डेफिनेशन की बात कर लेंगे और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंटेशन जो है इसका काई है, तो जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देखो अगर मैं ये कहूं कि भाई आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तब उस केस में क्या होता है, जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज देन द पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड एग्जिस्टिंग इन द डाइपोल या फिर एग्जिस्टिंग इन द डाइलेक्ट्रिक। बात समझे आप? बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक था, बिल्कुल था, ये डाइलेक्ट्रिक आपके पास, आपने क्या लगा रखा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 लगा रखा। तो होगा क्या, इसके अंदर भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जिसको आप E के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब जो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाली बात थी बस। डाइपोल मोमेंट in the dielectric is proportional to the net
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की ही बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट है किसके प्रोपोर्शनल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो P प्रोपोर्शनल टू E। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे तो इक्वल लगाओगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट काई आ जाता है, इसको बोलते हैं काई, CHI, चाई भी बोलते हैं, कुछ काई भी बोलते हैं, तो काई आ चुका है। लेकिन काई को डायमेंशन लेस करने के लिए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा E। समझ रहे हो, ये वाला कुछ इस तरह से। तो P इज इक्वल टू आ चुका काई एप्सिलॉन नॉट E, P इज इक्वल टू आ चुका है काई एप्सिलॉन नॉट E। अब यहाँ से काई निकालोगे तो काई क्या हो गया, काई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। अब यहाँ से डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी को। इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विद एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट आया है वो, और उसके साथ रेशियो लेंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर थी, जिसको आपने E कहा। तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा, यहां को लिख दो, इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या, काई इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट in the net dipole moment in the dielectric with, किसके साथ है, with एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। ये कहलाती है इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या है, एक रेशियो है, किस किस का रेशियो है, नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो आया उसका, किसके साथ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर थी। ठीक है भाई, ये था। तो काई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, काई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ये सब का सब नीट लेवल का है, आप लोग समझने की कोशिश करें। तो इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी तो ये आ चुकी है भाई, ये हमसे पूछी थी। इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी के साथ साथ और क्या है आपका इस लेक्चर के अंदर, रिलेशन बिटवीन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। जल्दी से फटाफट ये रिलेशन भी देख लेते हैं। रिलेशन देख लो यार, जब पूरा पढ़ लो तो पूरा देखो। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी, जिसको आप कहते हो काई, चाय भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन काई है। अब आपने एक चीज सीख रही है, सिंस वी नो दैट, ये रिलेशन निकालना आपको। सिंस वी नो दैट जो नेट फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या होता है, E नोट माइनस EP होता है या नहीं होता, बिल्कुल सही है। अब आपको एक चीज और पता है, क्या पता है, देखो जरा, ये तो पता है कि E जो है वो E नोट माइनस EP है। इसमें आपको एक चीज और देखनी है, क्या देखनी है कि आपने एक काई का फॉर्मूला पढ़ रखा। काई क्या होता है, P अपॉन, नीचे को लिखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। देखो आपको एक तो फॉर्मूला ये है और एक आपने K पढ़ रखा, क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन E नोट माइनस EP, यही तो पढ़ रखे। तो इसके और इसके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बस अगर ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है तो भाई आपका काम हो गया। इसको E नोट लिख दो, वेक्टर लगा दो, इस पर वेक्टर लगा दो, बस आपका काम हो गया। चाहो तो आप इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तब भी आपका आ जाएगा, वरना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। E इज इक्वल टू E नोट माइनस EP, क्या कुछ टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर मैं EP निकालना चाहूँ तो EP कैसे निकालूंगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, तो ये हो जाएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा P को आपने कह रखा था अभी कुछ देर पहले पीछे ही कि जो सिग्मा P निकल कर आया है, सिग्मा P ही क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसको आपने P कह रखा है। क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी जिसको आपने P कह रखा।
नहीं कह रखा आपने इसको पी? बताओ गाइज, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से रुक गए, लेकिन बताना चाहूँगा कि आपने पीछे अभी देखा था कि सिग्मा पी जो है वो पी के बराबर था। यहाँ देखा था आपने, सिग्मा पी जो था वो पी के बराबर था। आपने पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, पोलराइजेशन। लेकिन अगर आप पोलराइजेशन को यूनिट वॉल्यूम के साथ ले रहे थे तो पोलराइजेशन डेंसिटी बन रहा था, जिसको आपने पी वेक्टर के साथ दिखा रखा था। ये तो था पोलराइजेशन डेंसिटी। अब यहाँ पर पोलराइजेशन पी और पोलराइजेशन, देखो यहाँ के पी को आप काट सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पोलराइजेशन क्या है और पोलराइजेशन डेंसिटी क्या। दरअसल पोलराइजेशन जो है वो एक तरह का नेट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम के साथ ले लोगे तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी कहलाएगा। सोल्व करके आपने ये देखा था कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती वो सिग्मा पी के बराबर निकल कर आई थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी के बराबर। आप यहाँ वेक्टर ना दिखाएंगे दोनों के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ सिर्फ आप सिग्मा पी रहने दें और यहाँ पर आप सिग्मा पी के साथ साथ पी रहने दें। तो सिग्मा पी जो है वो किसके बराबर है? पी के बराबर। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में ना दिखाएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी वेक्टर फॉर्मेट में ना दिखा करके सिर्फ ऐसे ही दिखाओ। ठीक है भाई, तो आपके पास क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है ना वो वेक्टर नहीं होती, तो ये यहाँ पर हम चल रहे थे, तो यहाँ पर ये वेक्टर मत दिखाओ, इसको बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट तो होता ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्मा है, सिग्मा पी। ठीक है भाई, इसको आप अब हाँ पी वेक्टर दिखा सकते हो। तो सिग्मा पी जो है, देखो फिर से यहाँ गलत, इसको हटाओ, सिग्मा पी जो है वो पी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ये वाली बात समझने के साथ साथ अब आगे को इसको सॉल्व करो। एक बार फिर से देख लेते हैं। ई जो है वो ई नोट माइनस ई पी है। आपने क्या किया? ई पी को लिखा, ई पी क्या है? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा पी को आपने पी अपॉन एप्सिलॉन नोट कर दिया। तो यहाँ आप अल्टीमेटली अब लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी की जगह लिखेंगे पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि पी जो है ये आपको पता है पोलराइजेशन डेंसिटी है, जिसको आप दिखाते हो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में, नेट डाइपोल मोमेंट एक तरह का। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास E इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब P की वैल्यू जो है आप यहाँ से निकालें, सिंस P जो है वो कितना निकल कर आएगा जल्दी से बताएं? काई एप्सिलॉन नोट ई नोट। ठीक है भाई, तो आप रख दें E इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने ई नोट माइनस, जैसे ही P की जगह ये रखेंगे तो ये आ जाएगा काई एप्सिलॉन नोट ई नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटा, कटने के साथ साथ जरा देखें जल्दी से, कट गया और यहाँ से E ऐसे ही बचा रहेगा। यहाँ से ई नोट कॉमन ले लूँ, जैसे ई नोट कॉमन लूँगा यहाँ से 1 बचेगा, माइनस ई नोट बाहर गया और यहाँ बचा काई। ई नोट डिवाइड में आ जाएगा, ई नोट डिवाइड में आ जाएगा तो ई अपॉन ई नोट कुछ इस तरह से बचा, ई अपॉन ई नोट और यहाँ से आ गया 1 माइनस काई। ई अपॉन ई नोट, ई अपॉन ई नोट, ई अपॉन ई नोट, ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ा सा उल्टा सा हो गया। ई अपॉन ई नोट डिवाइड में आएगा तो ई अपॉन ई नोट हो जाएगा। यहाँ ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नोट था, तो आपने पी की वैल्यू वहाँ से रख दी क्या? काई एप्सिलॉन नोट ई नोट, बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में आपका एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट चुका है। कटने के बाद में ई इज इक्वल टू ई नोट, ई इज इक्वल टू ई नोट, और यहाँ पर आपके सामने ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस काई ई नोट, तो भाई यही तो बचेगा आपके सामने। ई इज इक्वल टू ई नोट 1 माइनस काई ई नोट, तो सही तो है। ई नोट कॉमन ले लो आप, ई नोट नहीं है भाई, ई नोट कब है? ये ई नोट कब है? अरे ये ई नोट कब है? ये P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नोट। अरे यार ये मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पर E चलता है, यहाँ पर E चलता है, ये फॉर्मूला धोखे से गलत लिखा गया, ये फॉर्मूले में ये नहीं है, मसला यहाँ से यही बिगड़ गया। अरे यार ये तो नेट फील्ड को लेकर चला जाता है ये फॉर्मूला। जब आप काई निकालते हो तो ये नेट फील्ड की बात चलती है ना, डाइपोल के अंदर कितना नेट, डाइपोल का मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना नेट फील्ड आया वो है ये। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स और इतनी सारी सजा, इसको हटाओ, ये 0 नोट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से अब आपके सामने ये बचा, यहाँ पर था एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटा तो ये है E इज इक्वल टू, ये ई नोट ऐसे ही रहेगा माइनस के काई और ये E बचा
ये टर्म उठा के इधर को ले आओ, तो जैसे ये टर्म उठा कर लेकर आओगे तो ये टर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ई माइनस ई नोट। किसको उठा कर लेकर आ रहे हो भाई, किसको उठा कर लेकर आ रहे हो, जरा देखो, इस टर्म को उठा कर जा रहे हो, तो ये प्लस का काई ई, और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ई नोट। हाँ बस ख़त्म, यहाँ से ई कॉमन ले लो तो 1 प्लस काई, ये बचेगा ई नोट। ऐसे ही ये डिवाइड में ले जाओ तो 1 प्लस काई ई नोट अपॉन ई, ई नोट अपॉन ई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 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 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अंदर। इस रेशियो को तो कहते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो आपके पास k इज इक्वल टू क्या आ चुका है, k इज इक्वल टू आ चुका है 1 प्लस काई, k इज इक्वल टू आ चुका है 1 प्लस काई। ये और भी शॉर्ट तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला उठाएं, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला उठाएं, डिवाइड करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट उठाएं इसको, डायरेक्ट उठाएं, इन दोनों का रेशियो लेकर भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत लंबा कर दिया, मैंने एक्चुअल ना बुक के तरीके से किया है, इसने थोड़ा लंबा बैठा है ये, लेकिन आप चाहें तो भाई डायरेक्ट डिवाइड करो और आपके सामने बिल्कुल आपका आंसर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा कि ये वाली बात आपने जान ली। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या आता भाई, बहुत लंबा हो गया, दिमाग चकराने लगा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, पहली बार लगातार बोलना बहुत टफ होता है भाई, लगातार बोलना। इसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब जो है आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है उसके अपोजिट फेसेस पर चार्ज आ चुका होगा इंड्यूस होने की वजह से। अब क्या हुआ है कि ये जो चार्ज आया है तो इसके अंदर एक तरह का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, डायपोल के अंदर तो आता ही है, और या फिर डायपोल को हटा करके आप डाइलेक्ट्रिक की बात कर लो, डाइलेक्ट्रिक के पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता। अब बात समझिएगा, बात ये है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये फटे नहीं, खराब नहीं हो, ब्रेक डाउन ना हो। तो ब्रेक डाउन से पहले पहले ये कितना अपने आप को बियर कर सकता, कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता, ये इसकी खुद की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर आप चाहो तो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक विदाउट एनी ब्रेक डाउन, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो ये वाली आप बात लिख सकते हो। क्या चीज़ मैं लिख रहा हूं यहां पर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विदाउट एनी ब्रेकडाउन, विदाउट एनी ब्रेकडाउन। शॉर्ट में लिख दी, समझा दी बात पूरी। इसका यूनिट जो होगा वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यही तो होता वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के थ्रू आप ये भी कह सकते हो चार्ज पर कूलम इज इक्वल टू, आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, छोड़ो यहाँ से छोड़ो, इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से बताओ, तो ये हो जाएगा दूसरा यूनिट यहाँ से न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, समझ गया होगा आपने कि भाई आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड है वो भी भाई इसके अंदर बढ़ेगा। तो हो क्या रहा है, ये कितना झेल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो पावर जो कहलाएगी वो कहलाएगी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाता है। ब्रेकडाउन होने से ये होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक तरह का कंडक्टर का काम करना शुरू कर देता। अब वो कैसे करता, देखो आपके पास ये दो प्लेट हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाओगे तो जो चार्ज आए हैं अपोजिट फेसेस पर, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो चार्ज निकलने शुरू हो जाएंगे।
जब चार्ज वो निकलेगा, ये जो कंडक्टिंग प्लेट हैं ये जब चार्ज को अट्रैक्ट कर रही हैं, जब चार्ज निकलेगा तो जब चार्ज निकल कर मूव करने लगा तो ये तो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव कर गया। तो बस उसी कंडीशन पर आकर के आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब चार्ज नहीं निकला तब तक इसने कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड झेला, वही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो पूरी की पूरी यूनिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। बस इसके बाद अब आपके मुश्किल से 2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो भाई लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। डाउट है तो भाई डाउट तो ऑब्वियसली बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है, मेरे भी दिमाग कई जगह चकराया, क्योंकि लगातार बोलना बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन फिर भी कहीं किसी को दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, रिप्लाई मिलेगा। वरना टेलीग्राम लिंक दे रखा हूँ, वहाँ जाकर यार फॉलो कर लें, 2-4 लोग हो जाएंगे तो बात कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।